Hello everyone, I am back with a new video. So this video is about पार्किंसनिज्म, जिसे हम शेकिंग पाल्सी भी कहते हैं और पार्किंसन भी कहते हैं। इसे शेकिंग पाल्सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लैटिन वर्ड है जिसे हम पैरालिसिस एजिटेंस कहते हैं, उसी से इसे लिया गया है। ये एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो CNS होता है, वो अफेक्टेड होता है। अब इसको कैसे आप करेक्टराइज्ड करोगे, कैसे पता चलेगा, कैसे डायग्नोस करोगे? मसल रिजिडिटी दिखेगी, ट्रेमर्स दिखेंगे। ट्रेमर्स का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म में जो आपको झटके दिखें उसे हम ट्रेमर कहेंगे। स्लोइंग ऑफ फिजिकल मूवमेंट जिसे हम ब्रैडीकाइनेसिया भी कहते हैं। ये प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैडीकाइनेसिया, और वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी ब्रैडीकाइनेसिया पूछा जाता है। जो हमारे फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, उसे हम ब्रैडीकाइनेसिया कहते हैं। लॉस ऑफ फिजिकल मूवमेंट जिसे हम एकाइनेसिया, काइनेसिया मतलब मूवमेंट होता है और ए का मतलब एब्सेंट, सो देयर इज लॉस ऑफ फिजिकल मूवमेंट। अब ये होता क्यों है वो जान लीजिए, उसका ईटियोलॉजी, उसका कॉज क्या है? कॉज्ड बाय लॉस ऑफ डोपामीन। अब आप जानते होंगे डोपामीन का मतलब क्या होता है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जो भी हम मूवमेंट करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, हमारा ब्रेन जो है वो डोपामीन ही कराता है इसे। अगर यही लॉस हो जाएगा तो मूवमेंट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट जो होगा वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, मूड स्विंग होंगे, कंसंट्रेशन नहीं होगा। ये सब चीज़ें हमारा डोपामीन कराता है। इट इज़ अ स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज इन्वॉल्विंग प्राइमरीली अ डीजेनरेशन ऑफ सेल्स इन बेसल गैंग्लिया एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए किसी बेसल गैंग्लिया में डिसऑर्डर का कोई अगर डिजीज पूछा जाए तो आप पार्किंसन बता सकते हो, और ये एग्जाम में आता भी है कि एक डिसऑर्डर बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड पूछा जाता है। उसमें आपको जो भी आपको पार्किंसन के बारे में पढ़ाऊंगी वो आप उसमें लिख सकते हो। अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन द डैमेज्ड न्यूरॉन्स इन द सबस्टेंशिया नाइग्रा शो राउंड इंक्लूजन कॉल्ड लेवी बॉडी। हमारे जो सबस्टेंशिया नाइग्रा जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है उसमें आपको डैमेज्ड न्यूरॉन्स दिखेंगे जिसके अंदर छोटे छोटे लेवी बॉडी दिखेंगे। इन पार्किंसन डिजीज समटाइम्स इट्स कॉल्ड लेवी बॉडी पार्किंसन डिजीज और लेवी बॉडी डिजीज, इसीलिए इसे हम लेवी बॉडी डिजीज भी कहते हैं और लेवी बॉडी पार्किंसन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है उसके अंदर आपको डैमेज्ड न्यूरॉन्स में छोटे छोटे लेवी बॉडी के राउंड इंक्लूजन्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब उसका कॉज क्या क्या है? एक तो सबसे पहले है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब ये होता है कि आपको उसका कॉज नहीं पता। मल्टी इन्फार्क्ट एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में फैट का डिस्पोजल शुरू हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे एन्सेफेलाइटिस, लेथार्जिका, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो पार्किंसन है वो हो सकता है। इसके अलावा कौन कौन से रीजंस हैं? ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, जैसे आपने अगर फिनोथायाजाइन ज़्यादा लिया उसकी वजह से भी, आपको लॉन्ग टाइम में लिया अगर इसको, तो पार्किंसन हो सकता है। सेकेंडरी टू अल्जाइमर डिजीज़। अब अल्जाइमर डिजीज़ जो होता है उसमें पेशेंट को भूलने की बीमारी होती है, और जो हमारे सल्काए और गायराए हमारे ब्रेन में जो सूजस होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। एक विल्सन डिजीज़ भी एक इसका रीज़न है। मेटाबॉलिक कॉज या ट्रोमैटिक भी हो सकता है पार्किंसन। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे पार्किंसन में। तो मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया है, जैसे मोटर सिम्टम्स अलग और रिजिडिटी, उसमें आपको ट्रेमर क्या क्या देखने को मिलेगा वो हम देखते हैं। ट्रेमर जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि इनवॉलेंट्री ऑक्सिलेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स एट फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 3.5 to 7 हर्ट्ज। इसमें आपको जो इनवॉलेंट्री ऑक्सिलेशन देखने को मिलेगा, जो पेशेंट होगा वो हमेशा मूवमेंट ही आपको दिखेगा उसमें, उससे आप समझ सकते हो कि वो ट्रेमर है। अब ट्रेमर भी बहुत टाइप के आपको पार्किंसन में देखने को मिलेंगे। ये भी एक शॉर्ट में क्वेश्चन आता है कि पार्किंसन में आपको कितने टाइप्स के ट्रेमर मिलते हैं। आपको रेस्ट ट्रेमर, आउट स्ट्रेच्ड आर्म और पोस्टूरल
और इंटरनल ट्रेमर, एक्शन ट्रेमर, पिल रोलिंग, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वो सब शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है। अगर आपको ये क्लियर होगा तो आप सारे आंसर्स लिख ले जाओगे। अब जो पहला है वो है रेस्ट ट्रेमर। रेस्ट ट्रेमर का मतलब ये हुआ जब पेशेंट रेस्ट में होगा उसके बाद भी उसको लगेगा कि वो ट्रेमर उससे हो रहा है। ट्रेमर प्रेजेंट व्हेन होल्डिंग अप आउट स्ट्रेच्ड आर्म नोन एज पोस्ट्यूरल और सस्टेंशन ट्रेमर। इसका मतलब ये होगा जब पेशेंट आपका दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा होगा तो उसे ऐसा फील होगा कि वो आउट स्ट्रेच्ड आर्म में उसे ट्रेमर आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम आउट स्ट्रेच्ड आर्म नोन एज पोस्ट्यूरल और सस्टेंशन ट्रेमर कहेंगे। पोस्ट्यूरल और सस्टेंशन ट्रेमर। ट्रेमर प्रेजेंट वेरियस मूवमेंट, जिसे हम एक्शन ट्रेमर कहेंगे। कोई भी एक्शन करेगा तो ट्रेमर स्टार्ट हो जाएगा। इफ ट्रेमर इज ओनली फेल्ट बाय द पेशेंट एंड नॉट सीन बाय द एग्जामिनर इट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेमर। पेशेंट के अंदर उसे ट्रेमर फील हो रहा है बट बाहर से एग्जामिनर को नहीं दिखेगा कि वो ट्रेमर कर रहा है, तो ये भी एक इंटरनल ट्रेमर है। मैंने आपको टोटल रेस्ट ट्रेमर बताया, पोस्ट्यूरल या सस्टेंशन ट्रेमर बताया, एक्शन ट्रेमर बताया और इंटरनल ट्रेमर बताया। अब एक बहुत जो खास फीचर्स दिखेगा आपको वो है पिल रोलिंग। पिल रोलिंग का मतलब ये होता है जो माला होता है उसे हम जो जाप करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा पेशेंट जो है वो हमेशा ऐसे ऐसे करता रहेगा, जिसे हम पिल रोलिंग कहते हैं। और ये बहुत खास फीचर है पार्किंसन का। अब अगर आपको कभी डायग्नोस करना हो तुरंत तो ये आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पेशेंट को पार्किंसन है। मोटर सिम्टम्स में ट्रेमर के बाद दूसरा है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब टाइटनेस दिखेगी आपको। इसके दो टाइप होते हैं, लेड पाइप और कॉग व्हील। लेड पाइप में क्या होगा, द रिजिडिटी वेयर द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। और कॉग व्हील में क्या होगा, द रिजिडिटी वेयर द रेजिस्टेंस इज इंटरमिटेंट बट यूनिफॉर्म। थोड़ी थोड़ी देर में आएगा पर आएगा जरूर, ये है कॉग व्हील, लेकिन कॉन्स्टेंटली आता रहेगा, वो है लेड पाइप। ये दो टाइप हैं आपके रिजिडिटी के। अब मैं बात करूंगी ब्रैडिकाइनेसिया और एकाइनेसिया की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। ब्रैडी का मतलब जो वॉलेंट्री मूवमेंट करेगा वो स्लो हो जाएगा, उसे हम ब्रैडी कहेंगे। और मूवमेंट अगर ना हो, इनएबिलिटी टू इनिशिएट अ वॉलेंट्री मूवमेंट, इट इज कॉल्ड एकाइनेसिया, जहां मूवमेंट ना कर पाए पेशेंट। अब पोस्ट्यूरल डिस्टर्बेंसेस, जो पेशेंट का पोस्चर देख के आप कैसे पता कर सकते हो कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसका मतलब ये हुआ जब भी पेशेंट जो है वो लेट के तुरंत उठेगा तो उसे चक्कर सा आएगा, जिसे हम कॉग्निटिव एंड सेंसरी चेंज भी दिखने को मिलेगा, विच लीड टू इम्पेयर्ड बैलेंस एंड फॉल। एकदम से जब वो उठेगा तो उसे चक्कर आएगा, जिसकी वजह से उसका बैलेंस होगा वो इम्पेयर होगा और वो गिर जाएगा। दूसरा है कैम्प्टोकॉर्मिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्प्टोकॉर्मिया का मतलब होता है कि जो पेशेंट होगा वो सामने की ओर झुका हुआ दिखेगा आपको और फ्लेक्स्ड पोस्चर दिखेगा। वो नॉर्मल स्ट्रेट नहीं खड़ा होगा, वो थोड़ा सा झुकाव में दिखेगा आपको, स्टूप्ड फॉरवर्ड फ्लेक्स पोस्चर दिखेगा, सामने की तरफ झुका हुआ दिखेगा वो उसका पोस्चर। तीसरा है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का मतलब होता है इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, जिसकी वजह से जो उसका गेट है और उसका पोस्चर है वो दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा। गेट कौन सा मिलेगा उस पेशेंट में, शफलिंग गेट। शफलिंग गेट का मतलब ये होता है कि पेशेंट शॉर्ट स्टेप लेगा, जिसकी वजह से जैसे जो बेबी वॉक करता है तो आप देखते होंगे कि वो जमीन नहीं छोड़ता, वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। ऐसे ही इस पेशेंट में भी आपको शफलिंग गेट मिलेगा, शॉर्ट स्टेप गेट विथ फीट बेयरली लीविंग द ग्राउंड। जमीन नहीं छोड़ेगा उसका पैर, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और एक टाइम के बाद वो स्पीड बढ़ाएगा और वो गिर जाएगा। ये होता है आपका शफलिंग गेट। फेस्टिनेशन का मतलब यही होता है, स्टूप्ड पोस्चर दिखेगा, इम्बैलेंस दिखेगा, शॉर्ट स्टेप दिखेंगे। इट रिजल्ट्स टू अ गेट दैट गेट्स प्रोग्रेसिवली फास्टर एंड फास्टर एंडिंग इन फॉल। जो मैंने अभी जस्ट बताया, पोस्चर स्टूप्ड है, पोस्चर में इम्बैलेंस है, शॉर्ट स्टेप्स ले रहा है, जिसकी वजह से जो गेट है उसका वो जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा बढ़ने की और उसकी वजह से वो शॉर्ट स्टेप्स की वजह से गिर जाएगा, जिसे हम फेस्टिनेशन कहते हैं, याद रखिएगा।
अब डिस्टोनियो का मतलब क्या होता है? डिस्टोनिया मतलब एबनॉर्मल सस्टेन्ड पेनफुल ट्विचिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। डिस्टोनिया भी पार्किंसन के पेशेंट में बहुत कॉमन है और ये इसका मतलब ये होता है कि एबनॉर्मल तो है ही, साथ में पेनफुल ट्विचिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन फील होता है उस पेशेंट को। पोस्चुरल डिस्टर्बेंसेस के बाद मैं बात करूंगी स्पीच एंड स्वेलिंग डिस्टर्बेंस। जरूरी नहीं है आप सब कुछ लिखो एग्जाम में, जितना आपको याद हो सकता है उतना आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। सबसे पहले है हाइपोफोनिया। हाइपोफोनिया का मतलब है सॉफ्ट स्पीच, मोनोटोनिक और सलाइवा का ड्रूलिंग दिखेगा। मोनोटोनिक का मतलब है जैसे हमारी स्पीच जो है वो एकदम से बढ़ती है फिर धीरे कर लेते हैं हम लोग, लेकिन इन पेशेंट्स में जो उसकी स्पीच होगी वो एक टोन में चलेगी, कोई उसमें आपको बढ़ाव उतार नहीं दिखेगा, जिसे हम मोनोटोनिक कहते हैं। हाइपोफोनिया का मतलब है सॉफ्ट स्पीच। अब है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब है स्वेलिंग करने में, घोटने में उसे प्रॉब्लम होगी। डिसअर्थिया मतलब जो स्पीच हम आराम से कर लेते हैं उसका आर्टिकुलेशन नहीं, उसको क्या बोलना है वो नहीं समझ पा रहा है, उसे हम डिसअर्थिया कहेंगे। अब कुछ और मोटर सिम्टम्स की मैं बात करूं, जैसे थकान महसूस होगी, फैटीग। हाइपोमीमिया मतलब मास्क लाइक फेस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाइपोमीमिया का मतलब है कि वो अंदर ही अंदर हंस रहा है, रो रहा है, नहीं पता, लेकिन उसका जो फेस एक्सप्रेशन है वो एक ही देखने को मिलेगा। डिफिकल्टी इन रोलिंग इन बेड, जो पेशेंट होगा वो रोल करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया का मतलब है जो वो जब भी लिखेगा तो स्मॉल क्रैम्ड हैंड राइटिंग, उसकी राइटिंग जो होगी वो बिल्कुल अलग ही देखने को मिलेगी। वो लिखते लिखते लाइन लगाने लगेगा, खींचने लगेगा, उसे हम माइक्रोग्राफिया कहेंगे। एकस्थीसिया, एन अनप्लीजेंट डिजायर टू मूव, आलसी टाइप का हो जाएगा, उसका मूवमेंट करने का मन नहीं करेगा, उसे हम एकस्थीसिया कहेंगे। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, ये सब मैंने मेन कॉम्प्लिकेशन आपको बताए। अब सेकेंडरी में उसे विजुअल प्रॉब्लम्स होगी। निस्टैग्मस का मतलब होता है ऑक्सिलेटरी, आई मूवमेंट करेगा, वो आई बॉल को ऑक्सिलेटरी मूव करेगा। मसल एट्रोफी दिखेगी, वीकनेस, वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन, रिड्यूस्ड सेक्सुअल डिजायर, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फॉल। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी एक पार्किंसन के पेशेंट में। अब पैथोलॉजी जो मैंने अभी बताया उसको शॉर्ट में अगर आपको समझना हो तो ये आप समझ सकते हो, प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सबस्टेंशिया नाइग्रा। ब्रेन स्टेम में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है उसमें डीजेनरेशन देखने को आपको मिलेगा, यही है आपका पैथोफिजियोलॉजी। अब इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हो आपको, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये एक टेस्ट होता है वो आप करा सकते हो। ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो। तो ये 3 इन्वेस्टिगेशन के टेस्ट हैं जो कि एक पार्किंसन का पेशेंट करवाता है। अब मेडिकल मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है और सर्जिकल, ये 2-3 पार्ट में डिवाइड है मैनेजमेंट, क्योंकि काफी लॉन्ग टर्म है आपका मैनेजमेंट, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट में डोपामिन नहीं रिलीज कर रहा है ब्रेन, तो उसको आपको लीवोडोपा देना पड़ेगा। एमेंटाडीन एंटीकोलिनर्जिक, COMT इनहिबिटर और सेलेजिलिन, ये सेलेजिलिन है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए है। ये कुछ मेडिकल मैनेजमेंट है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या एक पार्किंसन के पेशेंट को हम दे सकते हैं, वो है थैलेमेटोमी, पैलिडोटोमी और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी। सबसे पहले हम थैलेमोटोमी की बात करेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स इन थैलेमस डन टू रिड्यूस ट्रेमर ऑन द साइड ऑफ द बॉडी अपोजिट टू सर्जरी। जो हमारा मेन है ट्रेमर आना, जो ट्रेमर को हमें कम करना है तो हम थैलेमोटोमी पेशेंट में करना होता है। और पैलिडोटोमी का मतलब होता है सर्जिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन द इंटरनल ग्लोबस पैलिडस, हेल्प इन रिलीविंग डिस्काइनेसिया ट्रेमर। हर जगह आपको ट्रेमर की ही बात दिखेगी, क्योंकि मेन जो आपको देखने को मिलता है एक पार्किंसन के पेशेंट में जो मेन प्रॉब्लम है वो है ट्रेमर की। और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी पेशेंट करवाता है। अब क्या क्या असेसमेंट हम देखते हैं, फिजियोथेरेपी असेसमेंट मैनेजमेंट क्या क्या है। इंटरव्यूइंग द पेशेंट, केयर टेकर, सबसे पहले आपको पेशेंट का और केयर टेकर का पूरा हिस्ट्री देखना है, पूछना है कि ये प्रॉब्लम कब से पेशेंट फेस कर रहा है।
irrelevant of patient family personal medical history, take a note on medication presently the patient is using। ये सारे के सारे असेसमेंट आपको सबसे पहले किसी भी न्यूरोलॉजिकल केस में ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। मैं सिर्फ पार्किंसन की ही बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई भी पेशेंट आप देख रहे हो तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला उसका हिस्ट्री लेना, दूसरा वो कौन कौन सी जो पेशेंट है वो मेडिकेशंस यूज़ कर रहा है और वो प्रेजेंट पास्ट उसका जो भी हिस्ट्री है उस पेशेंट का वो सब लेना आपको ज़रूरी है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, क्या पेशेंट में देखना है। सबसे पहले ट्रेमर ही देखना है क्योंकि ये मेन पार्ट है आपका। ऐसा नहीं है कि ट्रेमर सिर्फ पार्किंसन में ही देखने को मिलता है। आपका हेड इंजरी का केस है या कोई ट्रोमैटिक इंजरी हुई है, उन सारे केस में भी आपको ट्रेमर देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्किंसन में ही है ये। ऑब्जर्व फॉर एनी डिसयूज वेस्टिंग ऑफ मसल, कहाँ कहाँ मसल वेस्टिंग हुई है वो जान लीजिए, वो देख लीजिए, पेशेंट में ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व फॉर फेशियल एक्सप्रेशंस, ऑब्जर्व फॉर ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ऑब्जर्व द पोस्चर ऑफ पेशेंट इन लाइंग सुपाइन स्टैंडिंग, जो नॉर्मल फ्लैक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एक्सटेंड कर रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें आपको उसको लेटा के बैठा के और स्टैंडिंग पोजीशन में देखनी है, वो करा के। ऑब्जर्वेशन के बाद हम पाल्पिटेशन पे आते हैं। चेक फॉर टेंडरनेस एंड ग्रेड, उसका आप एमएमटी देख सकते हो, उसके मसल में कितना पावर है वो चेक कर सकते हो। एडिमा मतलब स्वेलिंग तो नहीं है उसके पैरों में, वो चेक कर सकते हो। Edema is usually found in feet due to reduced contraction of calf muscles and due to anti-Parkinson drug। जो anti-Parkinson drug ले रहा है वो उसकी वजह से भी उसे वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसे हम पाल्पिटेशन में ही इंक्लूड करेंगे। मेनली हम टेंडरनेस ही और ग्रेड ही चेक करते हैं पाल्पिटेशन में। अब एग्जामिनेशन, एग्जामिन द हायर फंक्शंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, बिहेवियर एंड ओरिएंटेशन। हमने ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में चेक की। तो एग्जामिनेशन में हमने जो जो चीज़ें हमें चेक करनी है, सबसे पहले डिसर्थरिया, फिर उसका जो मसल टोन है वो असेस करना है, मसल की टाइटनेस असेस करनी है, उसका क्या रेंज ऑफ मोशन चल रहा है, कोऑर्डिनेशन बैलेंस कितना बना पा रहा है, उसका गेट का क्या असेसमेंट है। क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, आपको पता होना चाहिए कि उसका गेट पैटर्न कैसा है, उसका बैलेंस कोऑर्डिनेशन कैसा है और उसका रेंज ऑफ मोशन, उसके मसल में टाइटनेस कैसी है, ये सब चीज़ें आप एग्जामिन कर सकते हो। अब असेसमेंट के बाद मैं बात करती हूँ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की, जो कि मेन पार्ट है इसका। कैसे आप मैनेज कर सकते हो एक पार्किंसन के पेशेंट को। सबसे पहले आपको एम और प्लान में अपने गोल को डिसाइड करना है, क्या क्या चीजें आपका मेन एम होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको क्या क्या प्लान बनाना है। सबसे पहला एम जो है वो है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है टू मेंटेन और इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन, prevention of contracture and deformities, to improve physical fitness, reduction of rigidity and tremor, gait training to improve muscular and कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस। जो मेन चीजें हैं उस पर हमें फोकस करना है। हमारा मेन एम जो होगा सबसे पहले साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को पूरी तरीके से रिकवर करना इम्पॉसिबल है और ये हो भी नहीं सकता। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है हमारा मेन काम है। उसका रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना और जितना है उसे मेंटेन रखना। कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटीज जो बन रही हैं उसे प्रिवेंट करना, फिजिकल फिट करना पेशेंट को, रिजिडिटी और ट्रेमर को रिड्यूस करना। उसका गेट जो आपको शफलिंग गेट देखने को मिल रहा है, स्टूप्ड पोस्चर देखने को मिल रहा है, उसको आप सही कर सकते हो। टू इम्प्रूव मस्कुलर एंड कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस, ये कुछ एम्स आपको बनाने हैं एक पार्किंसन के पेशेंट को ट्रीट करने में। अब इस एम के हिसाब से आपको क्या क्या प्लान बनाना है। सबसे पहले है पेशेंट को हमेशा मोटिवेट रखिए। ये मत कहिए कि नहीं आप ठीक नहीं हो सकते, आप उसे ठीक तो नहीं कर सकते बट कुछ हद तक उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप ईज कर सकते हो। जेंटली रॉकिंग एक्सरसाइज दे सकते हो, प्रोप्रियोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन दे सकते हो, वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन दे सकते हो बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन स्विच बॉल। स्विच बॉल की जरूरत आपको पड़ेगी। अगर घर पे है तो रॉकिंग चेयर दे सकते हो और रिलैक्सेशन थेरेपी भी दे सकते हो। ये कुछ प्लान्स आपने बनाए।
डोंट गिव फॉल्स होप और एनकरेजिंग नेगेटिव थॉट। ये चीज याद रखिए, कभी भी झूठ मत बोलिए पेशेंट को कि मैं आपको पूरी तरीके से ठीक कर सकता हूँ। आप फॉल्स होप कभी मत दीजिए उनको। अब टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल, सबसे पहले जेंटल स्ट्रेचिंग दे सकते हो आप। स्ट्रेचिंग कैन बी कंबाइंड विथ जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक, ऑटो स्ट्रेचिंग और सेल्फ स्ट्रेचिंग, उसे आप बता सकते हो पेशेंट ताकि वो खुद भी स्ट्रेच करे। सुपाइन लेट के पिलो को थोरैक्स के नीचे रख के, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि आप पेशेंट को बता सकते हो। पेशेंट को आप सुपाइन लेटाइए, उसके बाद जो पिलो है उसको थोरैक्स के नीचे रखिए, ये आप पेशेंट को बता सकते हो। होम प्रोग्राम में एडवाइस देना बहुत जरूरी है, क्या क्या वो घर पे कर सकता है। टीच द पेशेंट फॉर रिलैक्सेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, मोबिलिटी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये सब चीजें आपने 3rd ईयर 4th ईयर में पढ़ी हुई हैं, ये वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। इसे अगर आप चाहो तो ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हो, बढ़ा के भी लिख सकते हो। पेशेंट का मेन जो आपका टास्क होगा वो स्ट्रेंथनिंग पे और मोबिलिटी पे होना चाहिए। स्टूप्ड पोस्चर की वजह से उसके लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए आप उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी दे सकते हो, बता सकते हो। अर्ली मॉर्निंग वार्म अप और कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज आप उसे प्रेफर कर सकते हो। टू इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, जिसमें कि आप डायाफ्रेगमेटिव और सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता सकते हो। चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज या फिर रेस्पिरेशन में PNF, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बॉल्स होते हैं, उसे आपको लिफ्ट करना होता है बाय माउथ, या आपने देखा होगा इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, या बैलून ब्लोइंग भी आप उसे बता सकते हो। तो ये उसका कार्डियोपल्मोनरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे इम्प्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज आप उसे बता सकते हो। अब बैलेंस के लिए आप उसे क्या क्या बता सकते हो। रीचिंग एक्टिविटीज ऑन स्विस बॉल, आप थेराप्यूटिक बॉल या जिम बॉल जानते होंगे, ये वही चीज है। बाय गिविंग स्लाइट पुश टू पेशेंट ट्राइज टू मेंटेन द बैलेंस, ये भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होम प्रोग्राम हो गया, या कार्डियोवैस्कुलर जो उसका एंड्योरेंस है उसको कैसे सही करना है आपको, या वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन क्या देना है, वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। इसको ज्यादा से ज्यादा इलेबोरेट भी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्किंसन, उसके एटियोलॉजी, उसके कॉज, उसका असेसमेंट, ये सब चीजें मैंने डिस्कस किया आपसे। अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू।